बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार को कमान संभाले अभी महज एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन सत्ता की गलियारों से लेकर जमीन तक रफ्तार ऐसी है कि मानो सरकार महीनों से फुल गियर में चल रही हो। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले ही सप्ताह में शुभेंदु सरकार ने जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले और कड़े एक्शन की झड़ी लगाई है, उसके बाद हर कोई चौकन्ना है, हर कोई हैरान है कि इतनी जल्दी इतने सख्त एक्शन कैसे कोई मुख्यमंत्री ले सकता है। पहले ही हफ्ते में सरकार ने सबसे बड़ा सियासी दांव चला, जिसने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। यह सबसे बड़ा और अहम फैसला है तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना। महज एक हफ्ते के भीतर पूर्व सत्ताधारी परिवार के सबसे रसूखदार चेहरे पर सीधे कानूनी शिकंजा कसकर शुभेंदु सरकार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि राज्य में अब रसूख की नहीं बल्कि सिर्फ कानून की चलेगी। जो कानून के साथ में खिलवाड़ किया करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था। अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसी बात कही थी जिसके बाद सरकार बनने के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर किन किन धाराओं में दर्ज की गई है, क्यों ये एफआईआर हुई है, तो वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में यह एफआईआर दर्ज की गई है और माना जा रहा है कि कई धाराएं भी इसमें लगाई गई हैं। हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का अभिषेक बनर्जी पर आरोप था, उसी के तहत इन पर एफआईआर हुई है। हिंसा के लिए लोगों को उकसाया था, इन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद पुलिस के द्वारा इस मामले में एक्शन भी शुरू कर दिया गया है और इसी के बाद एफआईआर दर्ज की गई। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने शिकायत के साथ ही कई भाषणों के लिंक भी जमा किए हैं, फिर मामला दर्ज किया गया। अब इसमें और धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। किन किन धाराओं में एफआईआर हुई है वो भी आपको समझाती है। बीएनएस 192 जमानती धारा है। इस धारा के तहत दंगा भड़काने से संबंधित यह केस है जिसको लेकर एफआईआर में जिक्र किया गया है। इसके अलावा बीएनएस 196 गैर जमानती धारा है, यानी कि जमानत नहीं मिलेगी। सद्भाव बिगाड़ना, घृणा फैलाना, इसी के तहत यह धारा जोड़ी गई है। बीएनएस की धारा 351(2) गैर जमानती धारा है, ये भी इसमें भी जमानत नहीं मिलती। जान से मारने की धमकी देना, इसी के तहत यह भी धारा लगाई गई है। इसके अलावा मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाना भी इसी धारा के अंडर आता है। अब आरपी एक्ट की धारा 123(2) और 125 की धारा भी इन पर लगाई गई है। चुनाव प्रचार के दौरान भ्रामक बयान और लोगों के वैमनस्य फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना ताकि लोग दंगा करें और उपद्रव करे, कानून को अपने हाथ में ले, और इसी के तहत माना जा रहा है कि ये धाराएं लगाई गई हैं। अब देखें तो शुभेंदु सरकार योगी मॉडल की तरह एक्शन ले रही है और एक के बाद एक फैसले ले रही है। सरकार ने यह साफ कर दिया कि बंगाल में अब अपराधियों और रसूखदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा चुकी है। महज कुछ ही दिनों के भीतर प्रशासनिक हंटर चलाने से लेकर बड़े बड़े रसूखदारों पर सीधे कानूनी शिकंजा कसने तक शुभेंदु सरकार का एक्शन हूबहू उत्तर प्रदेश की कार्यशैली की याद दिला रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में भी माफियाओं का राज कभी चलता था, लेकिन वो राज खत्म हो गया। माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए और कानून व्यवस्था यहां पर दुरुस्त हो गई। कुछ उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए शुभेंदु किस तरह से बंगाल में एक्शन ले रहे हैं, तो आपको बताते हैं अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। वो जगह चिन्हित की जा रही जहां पर अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण किया गया। सड़क पर नमाज अता करने पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से, और अगर कोई सड़क पर नमाज करता मिल गया तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन हो रहा है। धार्मिक स्थलों में तेज आवाज में नहीं बजेंगी कोई लाउड स्पीकर, इसको लेकर भी एक सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया गया, जो कि पहले नहीं था। गौवंश की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहांगीर खां के करीबी सैदुल खान को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह के कुछ और एक्शन भी बंगाल में लगातार लिए जा रहे हैं। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने अपने पहले ही हफ्ते में कई अहम फैसले लेकर सुर्खियों में खुद को खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक कदम उठाते हुए सरकार ने प्रशासनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और विकास परियोजनाओं में सक्रियता दिखाई। यह साफ संकेत है कि नई सरकार ने सिर्फ शुरुआत की है और अब हर क्षेत्र में तेजी और असर वाली कार्रवाई देखने को आने वाले समय में मिल सकती है। अब शुभेंदु सरकार के द्वारा कौन कौन से फैसले अभी एक हफ्ते में लिए गए हैं, तो वो भी आपको बताते हैं कौन कौन से वो बड़े फैसले हैं। पहला बड़ा फैसला, बांग्लादेशी बॉर्डर पर
फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर की जाएगी। इसको लेकर पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें ही निर्णय ले लिया गया था। आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी, जो अभी तक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी, उसे पूर्णतया लागू करने को लेकर भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। नए आपराधिक कानून को लागू करना, यानी कि बीएनएस की जो नई धाराएं हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं थी, उसे भी पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यह भी बड़ा फैसला माना जा रहा है। एक्सटेंशन पर चल रहे 240 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। यह भी बड़ी कार्रवाई की गई शुभेंदु सरकार के द्वारा। आरजीकर मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिरी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में। ममता सरकार के घोटालों की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। अब ममता सरकार में जिन जिन लोगों के नाम घोटाले में शामिल थे, उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, खबर है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में 2011 से जारी किए गए सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच कराने का फैसला भी किया है। एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला किया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिछले 14 वर्षों में जारी किए गए 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्रों का दोबारा वेरिफिकेशन किया जाए। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में कई मंचों से इन प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए। इसी को देखते हुए सभी एसडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वो 2011 के बाद में जारी हर जाति प्रमाण पत्र की दोबारा जांच करें। कुल मिलाकर देखें तो पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय तूफान आया हुआ है और जो पूर्व की सरकारों में जिन लोगों ने घोटाला किया था या फिर कानून से खिलवाड़ किया था, वो डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि शुभेंदु सरकार के द्वारा सभी मामलों की जांच को मंजूरी दे दी गई है। और अब वो पुरानी फाइलें भी खोली जाएंगी जो कभी दबा दी गई थी, और उसके बाद एक्शन होगा, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। शुभेंदु सरकार न केवल पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सख्त योगी मॉडल की तर्ज पर काम करते हुए बड़े बड़े रसूखदारों को कानून का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। एक के बाद एक लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसलों ने यह साफ संदेश दिया है कि नई सरकार सिर्फ सत्ता चलाने नहीं आई है, बल्कि बंगाल को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने और सोनार बंगला के सपने को हकीकत में बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने और कड़े से कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटने वाली है।